नमस्कार। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी चल रही है तो ये एनालिसिस बिल्कुल आपके लिए है। आज हम उत्तर प्रदेश की पहचान को, उसकी आइडेंटिटी को एक एक करके समझेंगे। ये एक ऐसा सफ़र है जहां हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सफर की शुरुआत एक बुनियादी सवाल से करते हैं, जिसे आज हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। क्या वो हमेशा से ऐसा ही था? आखिर इसकी पहचान बनी कैसे? इसका नाम, इसकी राजधानी, इसके प्रतीक, ये सब कैसे तय हुआ? आइए पता लगाते हैं। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। यह है उत्तर प्रदेश के नाम का पूरा सफ़र। 1836 में इसका नाम सिर्फ एक दिशा बताता था, उत्तर पश्चिमी प्रांत। धीरे धीरे बदलाव आते गए और ये संयुक्त प्रांत बना, जो एकीकरण का प्रतीक था। और फिर आखिरकार 24 जनवरी 1950 को इसे वो नाम मिला जिससे हम सब इसे जानते हैं, उत्तर प्रदेश। और हाँ, यही वजह है कि 24 जनवरी को अब यूपी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो कहानी सिर्फ नाम की नहीं है। जैसे जैसे नाम बदला, वैसे वैसे पावर का सेंटर यानी राजधानी भी बदलती रही। इस हिस्से में हम यही देखेंगे कि कैसे राजधानियों और प्रतीकों ने मिलकर इस राज्य की पूरी कहानी को एक शक्ल दी। इसे याद रखने की एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है, APL। ए से आगरा, जो मुगल सल्तनत की शान था। फिर 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने पावर का सेंटर बनाया P यानी प्रयागराज को, जो उनका एक स्ट्रेटेजिक हब था। और आखिर में आई बारी L यानी लखनऊ की, जो आज प्रदेश का कल्चरल और पॉलिटिकल हार्ट है। तो ये सिर्फ शहर नहीं बदले, बल्कि सत्ता का मिजाज बदला। अब ये जो राजकीय चिन्ह है ना, ये अपने आप में कहानी है। ये कोई रैंडम डिजाइन नहीं है। इसमें दो मछलियां अवध के नवाबों का शाही निशान है, तो वहीं धनुष बाण भगवान राम की विरासत को दिखाते हैं। सोचिए, 1938 में जब देश का माहौल बदल रहा था, तब एक ऐसा चिन्ह अपनाना जिसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों विरासतों को बराबर जगह मिले, ये गंगा जमुनी तहजीब का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। तो चलिए अब पहचान से आगे बढ़कर जमीन की बात करते हैं, उस ज्योग्राफी की जिस पर यह प्रदेश बसा है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे उत्तर से दक्षिण तक 3 अलग अलग हिस्सों में बांटकर देखना। हमारी यात्रा शुरू होती है हिमालय के ठीक नीचे से। सबसे पहले मिलता है भाबर। अच्छा, इसे याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है। भाबर सुनने में भारी जैसा लगता है ना, तो ये भारी पत्थरों वाला इलाका है। इसके ठीक नीचे है तराई। यहाँ नदियां फिर से जमीन पर आ जाती हैं और इलाका दलदली हो जाता है। इसे तैरने से याद रख सकते हैं, जहां पानी ही पानी हो। अब आते हैं यूपी के दिल में, गंगा के मैदानों में। यहाँ 2 तरह की मिट्टी है। एक है खादर, जिसमें खाद शब्द छिपा है, मतलब ये नई और उपजाऊ मिट्टी है। और दूसरी है बांगर, जिसे हम पुरानी या बेकार मिट्टी से याद रख सकते हैं, जो कम उपजाऊ होती है। तो बस इतना याद रखना है, खादर नई, बांगर पुरानी। और हमारा ये ज्योग्राफिकल टूर खत्म होता है दक्षिण के प्राचीन पठारी हिस्से में, बुंदेलखंड में। ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, एक चट्टानी इलाका। और यहाँ की ट्रिक तो और भी सीधी है, जहाँ पत्थर हैं वहाँ दाल है। मतलब इस पथरीले इलाके की मुख्य फसलें दालें और तिलहन हैं। भूगोल समझ लिया। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस जमीन को जिंदगी देती है, पानी। पर एक सवाल है, उत्तर प्रदेश के इतने बड़े बड़े खेतों की सिंचाई आखिर होती किससे है? नहरों से? शायद नहीं। जवाब आपको थोड़ा चौंका सकता है। जरा इस चार्ट पे नजर डालिए। ज्यादातर लोगों के दिमाग में नहरें आती हैं, लेकिन असलियत तो देखिए, करीब करीब 75% सिंचाई नलकूपों से यानी ट्यूबवेल से होती है। नहरों का हिस्सा तो सिर्फ 15% के आसपास है। ये एक बहुत ही बड़ा और इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये जो 75% का आंकड़ा है ना, ये असल में एक नलकूप क्रांति को दिखाता है, जो 1930 में शुरू हुई थी। इसने हर किसान को पानी के मामले में आत्मनिर्भर तो बनाया, लेकिन इसके साथ एक नई चुनौती भी आई, लगातार नीचे जाता भूजल स्तर यानी ग्राउंड वाटर लेवल। नलकूपों के दबदबे के बावजूद नहरों और बांधों की अहमियत कम नहीं हुई है। यहाँ कुछ क्विक फैक्ट्स हैं। सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। ट्रिक, शारदा मैया सबसे बड़ी हैं। और सबसे पुरानी? वो है पूर्वी यमुना नहर, जिसे शाहजहां ने बनवाया था। और हाँ, भारत की सबसे बड़ी मैन मेड लेक गोविंद बल्लभ पंत सागर यहीं रिहंद बांध पर बनी है। ये सवाल एग्जाम्स में सीधे सीधे आते हैं। चलिए अब जमीन और पानी से आगे बढ़कर उस चीज की बात करते हैं जो इस प्रदेश को उसकी असली पहचान देती है,
उसकी संस्कृति की, उसकी विरासत की। और इसे समझने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है हेरिटेज आर्क। ये हेरिटेज आर्क असल में एक बहुत ब्रिलियंट टूरिज्म स्ट्रैटेजी है। ये एक ही सफर में 3 अलग-अलग अनुभवों को एक साथ पैकेज करती है। आगरा में मुगलई शान, लखनऊ में नवाबी तहजीब और वाराणसी में आध्यात्म। मतलब ये सिर्फ भूगोल नहीं, ये स्मार्ट मार्केटिंग भी है। यूनेस्को ने भी यूपी के खजानों पर अपनी मोहर लगाई है। यहाँ 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और कमाल की बात यह है कि तीनों ही आगरा में हैं। लेकिन एक और धरोहर है जो अमूर्त है, इंटेंजिबल, जिसे छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वो है प्रयागराज का कुंभ मेला। ये एक जीती जागती विरासत है। चलिए अब आते हैं इस एनालिसिस के सबसे जरूरी हिस्से पर, एक रैपिड फायर राउंड, सीधे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां हम कुछ जरूरी रैंकिंग्स और उन्हें याद रखने की ट्रिक्स देखेंगे। तैयार हैं? एरिया के हिसाब से यूपी की रैंक क्या है? इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। बस एक नाम याद रखना है, रामू। रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, म से महाराष्ट्र और ऊ से उत्तर प्रदेश। हो गया याद? चौथा स्थान। अच्छा, सबसे ज्यादा जंगल कहाँ है? सोनभद्र में। ट्रिक यह है कि जंगल हरा सोना होते हैं और जिले के नाम में ही सोना है। और सबसे कम जंगल भदोही में। इसे ऐसे याद रखिए कि भदोही में इतने कालीन बनते हैं, इतने कालीन बिछे हैं कि पेड़ों के लिए जगह ही नहीं बची। और यूपी के 4 टाइगर रिजर्व्स कैसे याद रखें? इसके लिए बस एक लाइन है, अमन ने पीली रानी को दूध पिलाया। अमन से अमानगढ़, पीली से पीलीभीत, रानी से रानीपुर जो सबसे नया है, और दूध से दुधवा। एक लाइन में 4 टाइगर रिजर्व कवर। तो हमने एक पूरा सफर तय किया, प्रदेश के नाम से लेकर उसकी जमीन तक, पानी से लेकर संस्कृति और उन जरूरी तथ्यों तक जो अक्सर पूछे जाते हैं। ये एक ऐसी भूमि है जिसका इतिहास बहुत प्राचीन है और जिसमें संभावनाएं विशाल हैं। अब सवाल यही है कि इस डायनामिक स्टेट का अगला अध्याय क्या होगा।